नमस्कार, मैं अंजू सरकार आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ हमारे कार्यक्रम जनता की आवाज़ बोल इंडिया के हमारे कार्यक्रम व्यक्तित्व में। और आज हमारे साथ जो व्यक्तित्व हैं उन्हें किसी पहचान की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमें औपचारिकतावश पहचान करानी पड़ती है, आपसे इंट्रोडक्शन कराना पड़ता है। आज हमारे साथ हैं श्री ललित नागर जी, वरिष्ठ नेता कांग्रेस, एक्स-एमएलए रह चुके हैं और चुनावी माहौल है और अब चुनावों में उनका बहुत ही अहम भूमिका सामने आ रही है और भूमिका निभा रहे हैं और कार्य कर रहे हैं। ललित नागर जी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने प्रोग्राम में, अपने चैनल में। ललित जी, अभी जिस तरीके से है कि 4 राज्यों में चुनाव हैं और अब आगे कांग्रेस की जो रणनीति है वह किस तरीके से रहेगी चुनावों में? देखिए, 5 राज्यों में अभी चुनाव है जी। और कांग्रेस पार्टी क्योंकि बहुत पुरानी पार्टी है, अपनी पूरी तैयारियां कर रखी हैं जी। और आने वाले समय के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। चाहे उत्तराखंड का चुनाव हो, पंजाब का हो, उत्तर प्रदेश का हो, हर जगह पूरी हमने अपनी वर्किंग की हुई है और हमारे हाईकमान की तरफ से भी पूरा तैयारियां हैं। और मैं समझता हूं कि आने वाले समय में जब भी चुनाव आयोग चुनाव डिक्लेयर करेगा तो पूरी तरह से हम तैयार हैं। जी, जिस तरीके से इस समय जो राजनीतिक हालात हैं हमारे देश के, जी, उस पे आपकी क्या राय है? देखिए, आज राजनीतिक हालात सारा देश जानता है कि जो पिछली सरकार हमारी सत्ता में आई है, उन्होंने चाहे 2014 के चुनाव हों, 2019 के चुनाव हों, जो उन्होंने अपना जो वादे किए थे, आज कोई भी वादा उन्होंने पूरा नहीं किया। जी। चाहे वो 15-15 लाख रुपए देने की बात की हो, नौजवानों को रोजगार देने की बात की हो, नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता देने की बात हो, महंगाई कम करने की बात हो, कोई भी तो ऐसा वादा उन्होंने पूरा नहीं किया कि जो आम जनमानस को जिससे राहत मिल सके। आज महंगाई अगर आप देखते हैं तो आसमान को छू रही है। इन लोगों ने कहा था कि हम आपको 35 रुपये लीटर डीजल और पेट्रोल देंगे, कहाँ है आज पे डीजल और पेट्रोल 100 के पार हो गया। इन्होंने कहा था कि गरीब आदमी गैस अपने घर में यूज करते हैं खाना बनाने के लिए, हम इसको सस्ती कर देंगे। आज उसके क्या रेट हो गए, आज दाल के क्या रेट हो गए, सरसों के तेल के क्या रेट हो गए, दुनिया के रोजगार चले गए, आज विकास दर नीचे आ गई। आज देश बहुत नाजुक हालात से गुजर रहा है और ऐसे में अगर यही हाल रहा तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में 50 वर्ष पीछे चला जाएगा ये देश। जी। तो देश आज नाजुक हालात से गुजर रहा है। जी, उत्तर प्रदेश के चुनावों को बहुत ही अहम भूमिका मानी जाती है चुनावों में। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस किनको लेके आना चाहती है मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने या तो कोई पहले से मुख्यमंत्री चले आ रहे हों, पहले सत्ता में हों और अभी भी उनको चेहरा बना के कांग्रेस पार्टी लड़ती है। जहां कोई पुराना सीएम ना हो, कोई पुराना चेहरा ना हो, कांग्रेस पार्टी कभी भी किसी चेहरे को आगे करके नहीं चुनाव लड़ती। तो आज हम ये कह सकते हैं कि चाहे उत्तर प्रदेश है या दूसरे राज्य हैं, अभी तक तो कोई चेहरा उन्होंने नियुक्त किया नहीं है और मुझे लगता नहीं कि कोई चेहरा पेश करके और जब चुनाव लड़ा जाएगा। प्रियंका गांधी जी का नाम बहुत आगे आ रहा है कि मुख्यमंत्री के लिए उनको उत्तर प्रदेश में के चुनावों में अब आ जाना चाहिए। नहीं, देखिए, वो महासचिव हैं जी, उत्तर प्रदेश की, उनके पास कमान है, तो जो वहाँ के महासचिव हों, प्रभारी हों, उनके पास पूरा वहाँ का चार्ज है, तो वो वहाँ सत्ता में लाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। लेकिन हमारी हाईकमान ने या पार्टी ने अभी उनको सीएम कैंडिडेट नहीं बनाया और मुझे लगता भी नहीं कि प्रियंका जी हमारी राष्ट्रीय स्तर की नेता हैं कि उनको मुख्यमंत्री के तौर पे प्रस्तुत किया जाएगा। जी, लेकिन प्रियंका गांधी जी को अगर कांग्रेस ले आती हैं तो चुनावों का रुख बदलने का पूरा उम्मीद है। नहीं, उनके नेतृत्व में चुनाव हो रहा है। उत्तर प्रदेश में आज सारा चार्ज उन्हीं के पास है। उत्तर प्रदेश की वो प्रभारी हैं और लेकिन मुझे नहीं लगता कि हाईकमान उनको मुख्यमंत्री का चेहरा बनाकर आगे करेंगे।
जी उनके तो नाम ही काफी है, जी वो नाम से ही वोट पड़ेंगी और वो बहुमत आने के बाद किसी को भी वो मुख्यमंत्री बना सकते हैं। जी, प्रियंका गांधी जी को पूरा देश ही बहुत प्रेम करता है और सभी की दिली इच्छा है कि वो आगे आए इस चुनाव में। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। आज नौजवान, बुजुर्ग, गरीब आदमी, बेरोजगार, मजदूर, भूमिहार, सब लोग ये चाहते हैं कि प्रियंका जी आगे आके और राहुल जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करें, और आज वो स्थिति बनी हुई है। जी आज प्रियंका जी बहुत मेहनत कर रही हैं। आप देखते होंगे कि एक हफ्ते में 5 दिन वो उत्तर प्रदेश में मेहनत करती हैं, जी गरीब आदमियों के घर जाते हैं, लाचारों के घर जाते हैं, जी जो इस सत्ता में सताए गए लोग हैं जी उनके घर जाती हैं। कोई नाबालिग लड़की के साथ गलत हो जाए, किसी गरीब के साथ हो जाए, वो घर जाके उनकी मदद करती हैं। जी तो आज प्रियंका गांधी जी बहुत मेहनत कर रही हैं, लेकिन जो आपने कहा भाई क्या मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे, वो अभी नहीं है, ऐसा जी नहीं है। जी, आपकी क्या राय है इस पे कि आना चाहिए? नहीं, मेरे हिसाब से जो कांग्रेस हाईकमान फाइनल करेगा, फैसला करेगा, वो उचित फैसला होगा। हम आपकी व्यक्तित्व राय जानना चाहते हैं। नहीं, मेरे हिसाब से उनको एक प्रदेश का मुख्यमंत्री के तौर पर प्रस्तुत नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए। देश के वो तो देश की नेता है, देश के प्रधानमंत्री के रूप यस, में आना प्रधानमंत्री या चाहिए दूसरे दर्जे की नेता है वो। तो एक स्टेट की उन्हें क्यों चीफ मिनिस्टर का चेहरा हम बनाए? शुरुआत राहुल करते गांधी रहे जी कहीं के ना बाद कहीं या राहुल गांधी जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाली हैं वो। से। जी उनको तो जैसा उत्तर प्रदेश है, ऐसे हरियाणा है, दिल्ली है, पंजाब है, उत्तराखंड है, दूसरे कई प्रदेश हैं, जी वहां पे भी उनको तो सत्ता लिवा के लानी है। अकेले उनको मुख्यमंत्री तक सीमित नहीं किया जा सकता। जी, एक शुरुआत के लिए हम चाह रहे हैं कि एक शुरुआत कहीं ना कहीं से हो जाए, इसलिए मैंने आपसे ये प्रश्न पूछा था। वो भावी मुख्यमंत्री का चेहरा हो सकते हैं? नहीं नहीं, शुरुआत तो उनकी और उनके परिवार की 60-70 साल से हो रखी है। जी वो ऐसे परिवार में जन्मी है कि उनको राज करने का तरीका और तजुर्बा है उनके पास। जी तो हम ये नहीं कह सकते कि उनको पहले मुख्यमंत्री बनाए और तब वो सेंटर की राजनीति में आएंगी। नहीं, उनको नॉलेज है पूरी। आज जी। वो दुनिया भर के चीफ मिनिस्टरों को कैसे काम करते हैं, क्या करते हैं, कैसे करना चाहिए, वो सब उनको नॉलेज है, पता है उनको। जी, देश की शिक्षा नीति पे अभी आप क्या कहेंगे, जो देश में शिक्षा के हालात चल रहे हैं? देखिए, शिक्षा नीति जब से ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, जी बिल्कुल इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया। कुछ कोरोना की मार पड़ी, जी कुछ वैसे इनके सिस्टम और इनकी पॉलिसीज बिल्कुल गलत रही, जिसकी वजह से आज शिक्षा का बेड़ा गर्क हो गया और हमारे स्टूडेंट विद्यार्थियों की लाइफ के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। जी आज मैं ये कह सकता हूँ कि जहाँ कांग्रेस के समय में जी विदेशों में भी भारतीय डॉक्टरों का, भारतीय इंजीनियर्स का, भारतीय वैज्ञानिकों का डंका बजता था, अब पिछले 10 वर्ष से वो बिल्कुल कम हो गया। जी आज बिल्कुल नहीं जा रहे हैं। जी तो इन लोगों ने, इनकी पॉलिसीज ऐसी हैं कि इन्होंने सब चीज़ का बेड़ा गर्क कर दिया है। केवल और केवल आज भारतीय जनता पार्टी, चाहे वो सेंटर की है या उत्तर प्रदेश या किसी भी प्रदेश की है, केवल हिंदू मुस्लिम पे लाके खड़ा कर देते हैं, जी। केवल मंदिर मस्जिद पे लाके खड़ा कर देते हैं इस देश को, केवल हिंदुस्तान पाकिस्तान पे लाके खड़ा कर देते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से अंजू जी कहना चाहता हूँ, एक नौजवान को जो पढ़ लिख कर, जिसने बीए कर लिया, पोस्ट ग्रेजुएट हो गया, जी क्या उसको हिंदू मुस्लिम करने से रोजगार मिल जाएगा? नहीं। क्या उसको हिंदुस्तान पाकिस्तान करने से उसका पेट पल जाएगा? अगर उसके 2 बच्चे हैं, बीवी है, तो उसको तो रोजगार चाहिए। जैसा इन्होंने कहा था कि हम 2 करोड़ साल गए रोजगार देंगे, कहाँ गया आज वो रोजगार? जी रोजगार नहीं देंगे तो बेरोजगार भत्ता देंगे, आज कहाँ गया वो बेरोजगार भत्ता? जी तो मैं कहना चाहता हूँ, इस देश का आज राम ही रखवाला है। आज हमारी विकास दर बहुत नीचे चली गई। जी मैं कहना नहीं चाहता हमारे पड़ोसी देश जो हमारे दुश्मनी है, जिनसे कहते थे वो भूखा मर रहा है, लेकिन आज हम कई चीजों में उससे भी नीचे हैं। क्या छोटे छोटे कंट्री है हमारे पड़ोसी, जी पेट्रोल डीजल के वहाँ आधे रेट है, हमारे यहाँ डबल हो रहे हैं, क्यों हो रही है? जी तो बहुत सारी चीजें हैं जो आज व्यवस्था संभल नहीं रही, और जब व्यवस्था नहीं संभलती है, जब बेरोजगार ये देखता है कि तुझे रोजगार नहीं मिल रहा, जब महंगाई दर ऊपर जा रही है, जब महंगाई ऊपर जा रही है, तो ये कोई कार्ड ऐसा खेल देते हैं हिंदू मुस्लिम का। अब उत्तर प्रदेश में आज हालात बेकाबू हैं, बुरा हाल है। जी। कोरोना का समय आया था, कोरोना के समय में ये कोई भी ढंग से
सेवा नहीं कर पाए लोगों की। ना हॉस्पिटलों में ऑक्सीजन थी, ना हॉस्पिटलों में बेड थे, ना हॉस्पिटलों में दवाइयाँ थी, ना शमशान घाटों में जगह थी अंत्येष्टि करने के लिए। आपने देखा गंगा जी के किनारे क्या हालत हुए। और वहाँ के मुख्यमंत्री यदा कदा जैसे ही कोई क्वेश्चन पूछते हैं करते हैं तो हिंदू मुस्लिम पे ले आते हैं जी, कभी एनआरसी पे ले आते हैं। अरे भाई, लोगों का पेट भरना है, लोगों को रोजगार चाहिए, गरीब आदमी को काम चाहिए, शांति चाहिए, सुख चाहिए। वो आज सुख चैन शांति सब खत्म है। जनसंख्या नियंत्रण बिल योगी सरकार लेके आई है, तो उसके बारे में आपकी क्या राय है? स्वागत करते हैं, लाएं, वहाँ भी लाएं, सेंटर में भी लाएं, कोई बुराई नहीं है जी। जनसंख्या चाहे कोई भी सरकार आए, हम एक परिवार से देखते हैं कि जनसंख्या कम होगी तो परिवार प्रोग्रेस करता है, देश में भी जनसंख्या कम होगी तो प्रोग्रेस करता है। अच्छा है, लाएं तो करें। आप इसके साथ सहमत हैं? सहमत इस बिल के साथ सहमत है जी। अगर आज कांग्रेस की सरकार होती तो किसान आंदोलन पे फैसला पहले नहीं बहुत जल्दी करना चाहिए था। आज ये किसान आंदोलन हो रहा है, अकेले दिल्ली में टीकरी बॉर्डर पे नहीं है जी, अकेले अलीपुर बॉर्डर पे दिल्ली में नहीं है, पूरे देश का किसान, चाहे केरल है, चाहे आंध्र प्रदेश है, या तमिलनाडु है, पंजाब है, या राजस्थान है, हरियाणा है, हर उत्तर प्रदेश है, हर जगह आज किसान आंदोलन कर रहा है। ये क्यों झूठ बोलते हैं? क्यों नहीं ये एमआरपी फिक्स करते? क्यों नहीं एमआरपी सेटल करते कि आपको इतना दिया जाएगा? कैसे कहते थे कि हम आपकी आय दुगनी कर देंगे, आज कहाँ गए वो आय दुगनी करने वाले? केवल और केवल यूं कहने से भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी के सेंटर के मिनिस्टर, ये इनको किसानों को कभी लफंगा कहते हैं, कभी मवाली कहते हैं, कभी उग्रवादी कहते हैं, कभी खालिस्तानी कहते हैं। अरे भाई, वो किसान है जो माह के महीने में, सर्दी के महीने में भी कांपता हुआ गेहूं पैदा करता है और तब जाके देश के लोगों का पेट भरता है। बैसाख और जेठ के महीने में जब गर्मी पड़ती है तब गेहूं निकाल के और ये इन लोगों का पेट भरने का काम करता है। और उसको मिलता क्या है? कुछ नहीं मिलता जमींदार को। मैं खुद किसान हूँ, मुझे पता है, मेहनत पूरा परिवार करता है और लास्ट में उसको केवल मजदूरी जैसा मिलता है। आज उसको अगर वो कोई डिमांड रखें तो इनको बैठकर उनसे बात करनी चाहिए। सबसे बड़ा आंदोलन, सबसे लंबा आंदोलन, आज तक विश्व में इतिहास गवाह है, कोई आंदोलन इतना लंबा नहीं चला, इतनी भीड़ वाला जी। तो इनको बैठ के बात करनी चाहिए। कभी ये उसको कांग्रेस को दोषी ठहरा देते हैं, कभी किसी और पार्टी को दोषी ठहरा देते हैं। नहीं, वो किसान है वो, और किसानों की अन्नदाता है, उनकी बात इनको सुननी चाहिए जी। मोदी जी ने जितने भी किसान आंदोलन में किसान शहीदी अपनी दी है, उनके बारे में एक बार भी कुछ भी संवेदनाएं व्यक्त नहीं करी मीडिया के थ्रू या मीडिया के माध्यम से, और वहां जाकर उन्होंने उनका हालचाल भी किसान आंदोलन में नहीं लिया। हमारे प्रधानमंत्री जी का ख्याल केवल अडानी और अंबानी की तरफ है, उनसे कोई सेटलमेंट कर रखा है। उनके हरियाणा प्रदेश में, पंजाब में बड़े बड़े गोडाउन बन रहे हैं, प्राइवेट कंपनीज फसलों को खरीदेंगे और उनमें अपने मनमाने रेटों पे भरेंगे, फिर स्टॉक करके फिर महंगे दामों पे बेचेंगे। उनका हित किसानों की तरफ नहीं है, उनका हित पूंजीपतियों की तरफ है। नहीं तो ये देश के प्रधानमंत्री, इनको एक बार तो सोचना चाहिए कि जो किसान, आखिर वो किसान है, बॉर्डर पे अपनी मांग कर रहा है, मौलिक अधिकार है उसका। अगर वो कोई शहीद हो रहा है बॉर्डर पे किसी भी कारण से, बीमारी से, हार्ट फेल से या किसी एक्सीडेंट में, तो इनको एक बार तो उनके प्रति संवेदना व्यक्त करनी चाहिए। मोदी जी, मैंने कई बार देखा है कि खामखा की चीजों पे आंसू टपका रहे हैं जिनसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन कभी दो आंसू उस किसान के लिए भी टपका दो जो इस देश के आम आदमी का पेट भरने का काम करता है, जो अन्नदाता है जी, जिन्होंने इनकी सरकार बनाई है जी। आज ये उनके प्रति इतने घृणा लेके बैठे हैं, जहर भरा हुआ है जी। प्रधानमंत्री जी का एक बयान उन्होंने दिया है कि कोविड में कोई भी जो डेथ हुई है वो ऑक्सीजन की कमी के कारण नहीं हुई है। ये मैं नहीं कह रहा, ये आप नहीं पूछ रहे, मैं आपको 50 अखबारों की कटिंग, 49 की नहीं, 50 अखबारों की कटिंग दिखा सकता हूं कि जयपुर गोल्डन में एक ही दिन में ऑक्सीजन ना होने के कारण 24 मौत हुई, सूरत में हुई, बॉम्बे में हुई, दिल्ली में हुई। वो अखबार झूठ बोलते हैं या वो समय झूठ बोलता है जी। ये तो केवल
झूठ बोलने का काम करते हैं। जैसे इन्होंने अपने पहले वादे किए थे, एक भी वादा पूरा नहीं किया और खुद गृह मंत्री जी ने कह दिया कि तो जुमला था जी। ऐसे ही ये इसको भी कह देंगे कि ये तो हमने जुमला कहा था। ये हम नहीं कह रहे, आम जनता से पूछो ना, ऑक्सीजन के कारण मर रहे थे लोग, क्यों फिर ऑक्सीजन को एक एक सिलेंडर को दुनिया उठा उठा के लेके भाग रही थी? क्यों ऑक्सीजन की कमी नहीं थी तो फैक्ट्रियों के बाहर एक एक हजार आदमी सिलेंडर लेके बेचारा लाइन में लग रहा था? क्यों फिर हॉस्पिटलों के मालिकों ने ये कहा कि ऑक्सीजन की कमी के कारण 24 36 लोग मरीज एक साथ मरे हैं? किससे मरे वो जी? इनके कहने से क्या बनता है जी? भाजपा के कुछ नेता, जो वरिष्ठ नेता हैं, कुछ नेता हैं जिनकी चुप्पी के कारण बहुत गलत हो रहा है। भाजपा के बहुत सारे नेता 60% उनका इस सरकार में दम घुट रहा है। केवल इस सरकार में 4 आदमियों का ही राज है, 2 का और प्लस 2 का, 4 आदमियों का राज चल रहा है। बहुत सारे नेता ऐसे हैं जिनका नाम मैं भी आपके चैनल पे नहीं ले सकता, ना वो बड़े नेता भाजपा के जी अपनी बात को कह सकते, लेकिन उनका अंदर ही अंदर दम घुट रहा है जी। बहुत सेंटर के नेता ऐसे हैं जो कहते हैं कि किसानों की वाजिब है मांग जी, और प्रधानमंत्री जी को इनकी बात सुननी चाहिए, लेकिन वो खुल के नहीं कह सकते। खुल के कहें तो उनके तुरंत उसी दिन त्याग पत्र ले लिया जाएगा, उनको रास्ता दिखा दिया जाएगा बाहर का जी। तो ये तो राजतंत्र हो गया, लोकतंत्र कहाँ से है ही नहीं। लोकतंत्र कहाँ है? कांग्रेस की जहां जहां सरकार थी, इन्होंने एमएलए को खरीद के राज्यपाल जी को बोल के सुबह के 4 बजे शपथ दिला दी। कहाँ है लोकतंत्र? खत्म है लोकतंत्र। हमारे एक बार में 28 एमएलए रात में खरीद के दूसरी सरकार बना दी। एक जगह नहीं, 4 जगह हुआ ऐसा। कहाँ है लोकतंत्र? कौन लोकतंत्र है? कुछ नहीं है जी। कोरोना की तीसरी लहर आने वाली है और क्या हमारी चिकित्सा व्यवस्थाएं उस अनुसार हैं? जैसे पहली लहर थी, जो इनकी व्यवस्थाएं पहली में थी, जैसे इनकी दूसरी लहर में कितनी मौत हुई, कोई चीज नहीं मिली, दवाई नहीं मिली, इंजेक्शन नहीं मिले, ऑक्सीजन नहीं मिले, बेड नहीं मिले, आईसीयू में बेड नहीं मिले, ऐसी ही इनकी तीसरी होगी। कोई मुझे नहीं लगता कि नया कोई इन्होंने हॉस्पिटल खड़ा किया हो, नया किसी हॉस्पिटल में बेड डाले हों, नए कोई ऑक्सीजन के प्लांट लगाए हों, नई कोई दवाई आ गई हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर जैसा लोग कह रहे हैं, भगवान ना करे आए, अगस्त के लास्ट में और सितंबर के शुरू में अगर आ गई तो बुरा हालात से देश गुजरेगा जी। कोरोना काल में जो जीएसटी अभी भी लिया जा रहा है आम जनता से, वो क्या लेना चाहिए, माफ नहीं कर देना चाहिए? बहुत सारी चीजें हैं जो इनको माफ कर देनी चाहिए। केवल और केवल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज तो इस कोरोना काल में सुरक्षित रहा है, क्योंकि उनको तो सैलरी मिलती है। प्राइवेट एम्प्लॉयज जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों में काम करते थे, या तो उनको सैलरी नहीं मिली तो आधी मिली। बिजनेसमैन आज सारे बेचारे घर बैठे, दरवाजे लगे रहे उनके बिजनेस के, शोरूमों के। फैक्ट्री इंडस्ट्रियलिस्ट भूखे बैठे रहे, इंडस्ट्रियलिस्टों का काम नहीं चला। किसानों की फसल नहीं बिकी, उनकी मंडियों में फसल, मंडी नहीं लगी तो सब्जी नहीं बिक पाई, फसल नहीं बिक पाई। आज हर आदमी, हर वर्ग परेशान है, मजदूर परेशान है, कंस्ट्रक्शन साइट बंद हो गई, वो परेशान है। तो इनको चाहे जीएसटी की बात हो, इनकम टैक्स की बात हो, दूसरे टैक्स की बात हो, इनको चाहे गाड़ियों से टैक्स लेने की बात हो, इनको ये सब चीज़ों में छूट देनी चाहिए जी। मध्यम वर्गीय परिवार कोरोना काल में सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है, और मध्यम वर्गीय परिवार ही एक ऐसा वर्ग है जो सबसे ज़्यादा वोट जिनके आते हैं, और उसके लिए कोई भी राहत पैकेज की घोषणा प्रधानमंत्री जी ने नहीं की। देखिए जी, मध्यम वर्ग आप इसलिए कह रहे हैं कि उनकी संख्या ज़्यादा है, लेकिन जो गरीब आदमी है, मजदूर आदमी जी, आज उसकी भी हालत खराब है जी। एक जो बहुत कम लोग हैं, 10 या 20% लोग हैं जो रईस लोग हैं, अमीर लोग हैं, उनकी भी हालत खराब है। उनकी इंडस्ट्रीज नहीं चल रही, बड़े बड़े शोरूम नहीं चल रहे, टैक्स देने पड़ रहे हैं, उनके ओवरहेड के खर्चे उतने हैं, तो हर आदमी परेशान है। मैं तो कहता हूँ हर वर्ग के लिए इनको पैकेज, राहत पैकेज देने चाहिए। चाहे वो किसान है, किसान के रूप में उनको कुछ दें, मजदूर है, मजदूरी नहीं मिली उनको, आज उनके चूल्हा नहीं चल रहा उनका, तो उनको भी देना चाहिए। मध्यम वर्गीय परिवार संख्या ज़्यादा है, वो सबसे ज़्यादा परेशान है, उनको भी देना चाहिए। मैं तो कहता हूँ जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, ऊंचे वर्ग के लोग हैं, अमीर हैं,
उनको भी ये देखकर जांच पड़ताल करवा के कि इनका कितना नुकसान हुआ, आज ये कितने प्रभावित हैं, क्योंकि वो हजार 5-5, 10-10 हजार लोगों का पेट भरने का काम करते हैं। उनको भी किसी ना किसी रूप में, चाहे जीएसटी में, टैक्स में, किसी भी चीज में उनको भी छूट देनी चाहिए। जी, जो बेरोजगारी के हालात हैं हमारे देश में इस समय, उसके लिए आप क्या? बेरोजगारी चरम पे है इस समय। अब तक तो बेरोजगारी इस तरह की थी कि रोजगार ही नहीं मिलता था। इस भाजपा की सरकार में एक बेरोजगारी और बढ़ गई है। जो एम्प्लॉयज प्राइवेट कंपनीज के अंदर एम्प्लॉयड थे, उनको मालिकों ने कहा कि या तो आप सैलरी आधी करके यहाँ काम कर लो, नहीं तो आप रिजाइन करके चले जाओ, मुझे तो कम पे मिल रहा है। तो लोगों को नौकरियों से निकाल दिया गया। बहुत कई करोड़ नौकरियां साल गैल निकाली जा रही हैं उनके, इतना बुरा हाल है। तो आज बेरोजगारी चरम पे है। पिछले 7-8 साल से जब से इनकी सरकार आई है, कोई इन्होंने भर्ती नहीं करी, कोई नए एम्प्लॉयज नहीं लिए, केवल निकालने का काम किया है। मैं हरियाणा की बात करूं, हरियाणा में कैश टीचर इन्होंने निकाले, पीटीआई निकाले, कंप्यूटर टीचर इन्होंने निकाले, आंगनवाड़ी वर्कर इन्होंने निकाले, और कितने ही जो टेम्परेरी लगे हुए थे वो सब इन्होंने निकाल दिए। तो ये रोजगार देने की बजाय बेरोजगारी कर रहे हैं, केवल झाड़ू लगाने का काम कर रहे हैं, सफाई की बात करते हैं, स्वच्छता की बात करते हैं। आज कहाँ गए वो झाड़ू लगाना और स्वच्छता की बात करना? ये केवल बातें हैं। कोरोना काल में जितनी भी जाने गई हैं उनके लिए राहत पैकेज की घोषणा कुछ भी नहीं कर देनी चाहिए। मैं आपको एक बात और बताता हूँ। कोरोना काल में आज आप फरीदाबाद में बैठे हैं, फरीदाबाद में लगभग 10 शमशान घाट है शहर के अंदर। मैं गांवों की बात नहीं कर रहा, शहर के अंदर 10 शमशान घाट है। हर शमशान घाट पे 60 से 65, 62, 64 से 70, 52, 50 डेली अंत्येष्टियां होती थी, और डे नाइट होती थी कुछ पे। तो अगर 10 शमशान घाट हैं, 50-60 की एवरेज, तो 500 से 600 डेथ डेली हुई। आप पुराना अखबार उठा के देखिए, गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में कुल 10 से 12 कोरोना से डेथ दिखाते थे ये केवल जी। अब उन 10 से 12 को भी, इनको डेथ तो हुई एक दिन में 500-700, लेकिन ये 10 से 12 दिखाते थे। मैं कहना चाहता हूँ कि जितनी भी कोरोना से डेथ हुई हैं, उनको इनको राहत पैकेज जरूर देना चाहिए जी। अभी हमारे जो देश के हालात हैं इस समय, जो बेरोजगारी की समस्या है और शिक्षा नीति पे कार्य करने की ज़रूरत है, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि तुरंत अभी क्या एक्शन लेना चाहिए? इनको व्यवस्था में सुधार करना चाहिए। सबसे पहले तो शिक्षा प्रणाली में सुधार करें, जिससे हमारे बच्चे अच्छी शिक्षा लें, नीतियों में बदलाव करें। फिर उसके बाद में कोई ऐसा स्टैंडर्ड फिक्स करें जिससे रोजगार उनको मिले। आज बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, सारा सिस्टम इनका खत्म हो चुका है, और जब सिस्टम इनका खराब हो गया, अर्थव्यवस्था खराब हो गई, तभी ये हिंदुस्तान पाकिस्तान पर लोगों का दिमाग ले जाते हैं। लोग सोचते हैं अरे पाकिस्तान बड़ा बेकार है। आज वो घर में भूखे बैठे हैं, बस नेट चलाते रहते हैं, हिंदुस्तान पाकिस्तान करते रहते हैं, हिंदू मुस्लिम करते रहते हैं, ये आपस में लड़ाने का काम करते हैं, आज देश बर्बाद है। अटल बिहारी वाजपेयी जी के बाद भाजपा की जो स्थिति है और जो नीतियां हैं वो बहुत ज़्यादा बदल गई हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी बढ़िया प्रधानमंत्री थे जी। विपक्ष में रहते हुए कभी उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया जो पक्षधर पार्टी नाराज हो या कुछ हो जी। लेकिन इन्होंने उनकी सारी नीतियों को तोड़ मरोड़ कर अपने हिसाब से चल रहे हैं। उनकी नीतियों में और उनके काम करने के तरीके में, तौर तरीके में, इनके में जमीन आसमान का फर्क है जी। इस समय अगर मैं आपसे आपकी व्यक्तित्व राय पूछूं कि भाजपा में मोदी जी और अमित शाह के अलावा कौन सा ऐसा चेहरा है जो प्रधानमंत्री पद के लिए सही है? इसमें कोई नहीं है। जब तक मोदी जी और अमित शाह जी बैठे हैं, किसी की हिम्मत नहीं कि वो प्रधानमंत्री के लिए अपनी बात कह सके, या लोग उसको भी कह दें कि आप प्रधानमंत्री के दावेदार हो जी। वैसे मैं ये नहीं कह रहा कि वो प्रधानमंत्री के दावेदार हैं बढ़िया, लेकिन काम करने में और दुनिया भर की बातों में डिस्टर्बेंस ना होने वाले नितिन गडकरी सबसे बेटर है। नितिन गडकरी जी प्रधानमंत्री पद के लिए, मैं प्रधानमंत्री के लिए नहीं, काम अच्छा करते हैं, काम अच्छा करते हैं वो। मैंने कभी भी उनको हिंदुस्तान पाकिस्तान, हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद इस पे बात करते हुए नहीं देखा जी। अपने काम से काम रखते हैं। भाजपा के बहुत सारे वरिष्ठ नेता ऐसा हैं जिनकी चुप्पी का खामियाजा देश उठा रहे हैं। जी हाँ जी।
आप सहमत हैं इस बात से? बिल्कुल सहमत हूँ। बहुत लोग हैं जो बोलते ही नहीं है। जी, आपका हमारे चैनल के लिए संदेश और देश के लिए संदेश। मैं आपके चैनल को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं, और आप जिस तरह से पूरे देश दुनिया के, समाज के, सरकार के जो आज मुद्दे उठा रहे हैं, आपके द्वारा उठाए गए मुद्दों से निश्चित रूप से देश के आम जनमानस को लाभ मिलेगा। और मैं अंजू जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद जी जी। तो ये थी आज हमारे साथ XMLA और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ललित नागर जी। आपने उनके हर विषय पे हम उनकी राय सुनी आज, और मैं अपने मंच से, अपने चैनल के माध्यम से देश को एक ही संदेश देना चाहूँगी कि लोकतंत्र है, अपनी शक्ति पहचानिए, अपने आपके पास जो शक्ति है उसको पहचानिए, उन्हीं लोगों को वोट दीजिए जो उसके लायक हैं, जो देश हित के लिए कार्य करें। इसी के साथ आज व्यक्तित्व में और बोल इंडिया में इतना ही। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद ललित जी, हमारा साथ आज अपना समय देने के लिए। शुक्रिया।